रात का समय था। आसमान में चंद्रग्रहण शुरू हो गया था। देखते ही देखते चांद की रोशनी काली परछाई में छुपने लगी। गांव के दो भाई उस खौफनाक नजारे को देखकर परेशान हो गए। अरे भाई, देखो कैसा चंद्र ग्रहण है। पूरा का पूरा चांद ही गायब हो गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो जल्दी घर चलते हैं। हाँ भाई, चलो चलो। तभी अचानक घूंघट ओढ़े एक सुंदर कन्या वहां से गुजरती है और पायल की छनक गूंज उठती है। अरे भाई, चंद्र ग्रहण छोड़, जरा उस लड़की को देख, कितनी सुंदर है। अरे चाल इतनी कातिलाना है तो चेहरा कितना हसीन होगा। चलो पीछा करते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं ये सुंदरी है कौन। दोनों उसके पीछे चल पड़ते हैं। तभी अचानक ग्रहण पूरा होता है और चांद आसमान से नीचे उतर कर सीधे नदी किनारे आ जाता है और वो लड़की भी नदी की तरफ बढ़ती है। अरे ये क्या, चांद नीचे पानी के पास आ गया और ये लड़की भी वहीं जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। वहाँ पक्का कोई बड़ा खजाना है। जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचते हैं, वो घूंघट वाली लड़की अचानक चांद के जादुई उजाले के अंदर खींची चली जाती है और वो दोनों भी लालच में चांद के भीतर खींचे चले जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ, ये चांद हमें अपनी तरफ खींच रहा है। बचाओ बचाओ। बेदोपुर गांव में दीपक नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो किसी तरह मछलियां पकड़कर अपना और अपनी सौतेली माँ का पेट पालता था। शाम होने वाली है और एक भी मछली हाथ नहीं लगी। आज पैसे नहीं मिले तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। वो फिर से मुझ पर राधिका की मौत का गुस्सा करेगी। दीपक सोच ही रहा था कि अचानक नदी का सारा पानी जादुई रूप से गायब होने लगा। अरे, अभी तो नदी पानी से लबालब भरी थी। ये अचानक कैसे सूख गई? दीपक हैरान होकर सूखी नदी को देख ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग वहां से भागते हुए निकले। अरे दीपक, आज अमावस की रात है, भाग यहाँ से। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। जब भी यह ग्रहण लगता है गांव में किसी न किसी की जान चली जाती है। सब लोग डर कर अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? नदी भी सूख गई, सारी मछलियां मर गई, ऊपर से आज अमावस की रात भी है। दीपक डर कर खाली हाथ अपने घर लौट आता है, जहां घर पर उसकी सौतेली माँ गुस्से में इंतजार कर रही थी। अरे आ गया तू, चल निकाल पैसे। आज कितनी कमाई हुई है तेरी? माँ, वो असल में नदी का पानी सूख गया। अरे क्या मामा लगा रखा है, हकला क्यों रहा है? साफ साफ बोल। दीपक डरते डरते पूरी बात बताता है, जिसे सुनते ही गरिमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे मुझे पता था कि तेरा रोज का यही बहाना है। अरे कभी कभी तो दिल करता है ना कि तेरे साथ भी वही करूं जो तूने मेरी बेटी के साथ किया है। उस दिन अगर तूने मेरी राधिका का हाथ ना छोड़ा होता तो आज वो जिंदा होती। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने राधिका को नहीं मारा माँ। चल निकल जा यहाँ से। मैं अपनी बेटी के कातिल को इस घर में कभी नहीं रखूंगी। दफा हो जा। गुस्से में गरिमा दीपक को घर से बाहर निकाल देती है। दीपक बेबसी से रात के अंधेरे में गांव की सड़क पर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं। अरे दीपक, ये अमावस की खौफनाक रात में तू बाहर क्या कर रहा है? घर जा अपने। तुझे पता नहीं है क्या? चंद्र ग्रहण के दिन लोग अचानक गायब हो रहे हैं। अब तक कई लोग लापता हो चुके हैं। जान प्यारी है कि नहीं तुझे? भाई, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? अरे जो करना है कर, पर यहाँ मत रुक। ग्रहण शुरू हो चुका है, कुछ भी तो हो सकता है। हम तो चले भाई। दोनों गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। दीपक बेचारा बेबसी से आसमान में चमकते उस अजीब चांद को देखने लगता है। अगर आज मौत लिखी है तो यही सही। माँ के रोज रोज के ताने से तो छुटकारा मिलेगा। उस दिन अगर मैंने राधिका को बचा लिया होता तो। लेकिन आखिर उस रात राधिका के साथ हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा।
दीपक हिम्मत करके उसी सूखी और रहस्यमयी काली नदी के पास पहुंच जाता है। तभी आसमान में पूरी तरह से काला ग्रहण लग जाता है। ग्रहण शुरू हो गया है। इस काली रात ने चांद को निगल लिया है और आज शायद मेरा भी अंत है। तभी दीपक को उस काले चांद के बीच एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। अरे ये क्या? इस चांद में मुझे राधिका का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका तो मर चुकी है। तभी अचानक वो चांद नीचे नदी की तरफ झुकता है। उसमें से वही घूंघट वाली लड़की बाहर आती है और दीपक से कहती है, मुझे पता है दीपक, तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। अगर तुम मेरे साथ चांद के पार चलो तो तुम्हें वहाँ बेशुमार खजाना मिलेगा और तुम अपना एक आलीशान महल भी बना सकते हो। नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। लेकिन तुम कौन हो और तुमने ये घूंघट क्यों ओढ़ा है? दीपक की बात सुनकर वो लड़की धीरे से पलटी और उसने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा हूबहू राधिका जैसा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। अरे, अभी तो तुम राधिका जैसी दिख रही थी। तुम कौन हो? राधिका? क्या तुम मेरी बहन राधिका हो? वो घूंघट वाली लड़की कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती है और रोते हुए वो वापस चांद के जादुई घेरे में चली जाती है। चांद फिर से उसे अपने अंदर कैद करके आसमान की तरफ ऊपर उठ जाता है। अरे रुको, राधिका, मेरी बात सुनो, मेरी बहन, रुक जाओ। दीपक पूरी रात चीखता चिल्लाता रहा, पर चांद गायब हो चुका था। सुबह हो जाती है और दीपक बदहवास सा इधर उधर भटकने लगता है। नहीं, मैं वो चेहरा नहीं भूल सकता। वो मेरी बहन राधिका ही थी, लेकिन वो तो नदी में डूब गई थी। मैं उसे बचा नहीं पाया था। वो चांद के चंगुल में कैसे फंसी? अब मैं क्या करूं? हाँ, माँ को बताता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर राधिका को ढूंढ निकालेंगे। दीपक तुरंत दौड़कर अपनी सौतेली माँ के पास घर पहुँचता है। अरे दीपक, तू फिर आ गया? अरे कितना ढीठ है तू। मैं तुझे रोज धुतकार कर निकालती हूँ, फिर भी तू मुंह उठा कर आ जाता है। अब क्या है रे? हैं? माँ, अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आप बहुत खुश होंगी। अच्छा, तो बता क्या कहना है तुझे? दीपक गरिमा को रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनते ही गरिमा के चेहरे पर एक खौफनाक साया लहरा जाता है, पर वो तुरंत खुद को संभालती है। झूठ! अरे सब झूठ है। मैं जानती हूँ कि तू इस घर में वापस घुसने के लिए ना ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। चल निकल यहाँ से, मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगी। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। गरिमा दीपक की एक नहीं सुनती और उसे धक्के देकर भगाती है। दीपक के जाते ही माँ कमरे में डर से कांपने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दीपक को इस रात का सच पता चल गया, अगर उसे राधिका मिल गई तो क्या होगा? मुझे इस अनर्थ को होने से रोकना होगा। हाँ, मुझे अभी जाना होगा। गरिमा भागते हुए उसी सूखी काली नदी के पास जाती है और अपनी पोटली से एक जादुई जल निकालकर नदी में डालने लगती है। तभी अचानक वहाँ एक अघोरी बाबा आते हैं। अब तो जितना चाहे उतना जादुई जल डाल ले, पर अब वो रहस्य खुलने वाला है। अब तो सच को नहीं रोक सकती। अघोरी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और गरिमा वही खौफ में बैठी रह जाती है। दूसरी तरफ दीपक परेशान होकर रास्ते पर चला जा रहा था। तभी अचानक उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? और इस चंद्र ग्रहण की सुबह, जहाँ बंदा न बंदे की जात दिखाई दे रही, वहाँ तुम क्या कर रहे हो? दीपक साधु बाबा को चांद के अंदर राधिका का चेहरा दिखाने वाली सारी बात बताता है। इसका मतलब तुमने चंद्र ग्रहण के वक्त उस घूंघट वाली कन्या में अपनी मृत बहन का अक्ष देखा है। हाँ साधु बाबा, मेरी माँ कहती है कि राधा मर चुकी है, पर मेरा दिल कहता है कि वह राधिका ही थी। पुत्र,
हर चीज आंखों का धोखा नहीं होती। कभी कभी सच्चाई खुद सामने आती है। अगर वो तुम्हारी बहन है तो तुम्हें चांद पर जाकर ही रहस्य को सुलझाना होगा। लेकिन साधु बाबा, वो चंद्र ग्रहण तो बहुत खतरनाक है। जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। हाँ, पर अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो एक खतरा उठाना ही होगा। ठीक है साधु बाबा, मैं जाऊंगा अपनी बहन के लिए। मैं कहीं भी जाऊंगा। अभी दीपक नदी किनारे बैठ जाता है। तभी गांव के वही दो आदमी वहां से गुजरते हैं। अरे दीपक, कल तो तू बच गया, पर आज फिर यहाँ बैठा है। अरे छोड़ भाई इसे, आज तो अमावस भी नहीं है और न ही चंद्र ग्रहण का समय है, तो उसे क्यों रोक रहे हो? खैर हमें काम है ना, तो चलो चलते हैं। वे बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से जादुई चांद जैसे नीचे उतरा और देखते ही देखते दीपक उठा और सीधे उसकी जादुई उजाले के अंदर चला गया। अरे ये क्या? दीपक तो चांद के अंदर चला गया। इसका मतलब जो लोग गायब हो रहे हैं उन्हें ये चांद ही अपने अंदर समा रहा था। अरे भागो भाई भागो! गांव वाले डरकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ दीपक चांद की दुनिया में कदम रखता है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अरे मैं चांद पर आ गया। मुझे लगा था यहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थर होंगे, और यहाँ तो पूरी एक जादुई दुनिया आबाद है। चारों तरफ रोशनी की किरणें और सुंदर सुंदर महल थे। तभी दीपक की नजर एक जगह बैठी रोती हुई घूंघट वाली लड़की पर पड़ती है। ये तो वही घूंघट वाली लड़की है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। दीपक जैसे ही उसके पास जाकर उसका घूंघट उठाता है, वो राधिका ही होती है। राधिका, तुम यहाँ? मैं जानता था तुम जिंदा हो। चलो मेरे साथ। भैया, मुझे बचा लो भैया, मुझे यहाँ से आजाद करो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी रूह को आजाद करो भैया। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम तो नदी में गिर गई थी ना, फिर चांद पर कैसे आई? दीपक की पूछते ही राधिका अचानक हवा में गायब हो जाती है। अरे राधिका कहाँ गई? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी दीपक को कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत एक बड़े जादुई पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ राजकुमार अंश और शिवानी बात करते आते हैं। हमने माँ के कहने पर उस राधिका को गायब तो कर दिया, पर हमें वो जादुई शक्तियाँ कब मिलेगी अंश? शिवानी, चिंता क्यों करती हो? बस कुछ ही समय की बात है, वो शक्ति हमें मिल जाएगी। राधिका को गायब किया माँ के कहने पर? ये सब क्या चक्कर है? मुझे पता लगाना होगा। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दीपक के पत्थर के पीछे से बाहर आता है। तभी उसे सामने वही चमकता हुआ बड़ा जादुई पत्थर दिखाई देता है, जिससे आवाज आती है। तुम एक मानव हो, धरती लोक से यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? कौन बोला यहाँ? मैं हूँ इस चांद का रक्षक, जादुई पत्थर। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। दीपक उस पत्थर को अपनी और राधिका की पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनते ही जादुई पत्थर रोने लगता है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम मेरी राधिका को बचा सकते हो ना? बताओ, मैं क्या करूं? अब राधिका को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो दीपक। तुम्हें इस चांद की जादुई रोशनी को कुछ समय के लिए बुझाना होगा। क्या? चांद की रोशनी को बुझाना? मगर मैं चांद की रोशनी को कैसे बुझा सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। तुम कर सकते हो। तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हें यहाँ अपनी कोई रोशनी जला दो तो चांद की जादुई रोशनी खुद ब खुद बुझ जाएगी। तभी दीपक आसपास देखता है। उसे दो छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है उसे क्या करना है। हाँ, अगर मैं यहाँ इन पत्थरों के जरिए आग लगा दूं तो रोशनी हो जाएगी। तभी दीपक दोनों पत्थरों को तेजी से आपस में घिसता है, जिससे चिंगारी निकलती है और देखते ही देखते चांद की जादुई दुनिया गहरे अंधेरे में डूबती है।
और अब वहाँ सिर्फ दीपक की जलाई आग की रोशनी होती है। अद्भुत दीपक, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब इस आग की रोशनी में देखो अतीत का वो काला सच। नदी किनारे राधिका और राजकुमार अंश बैठे थे। राजकुमार, हम विवाह कब करेंगे? अब तो हमें मिले बहुत समय हो गया है। बस कुछ समय और राधिका, जब तक ये राजमहल पूरी तरह मेरे नाम नहीं हो जाता तब तक हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। ठीक है राजकुमार, पर हाँ, जल्दी कीजिएगा। माँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। जब तक दीपक भैया घर में रहते हैं माँ ठीक रहती है, पर उनके जाते ही वो मुझ पर बहुत जुल्म करती है राजकुमार। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। राजकुमार अंश वहाँ से चला जाता है, पर उसकी एक कीमती अंगूठी वहीं गिर जाती है। अरे, राजकुमार की अंगूठी तो यहीं गिर गई। मैं अभी जाकर उन्हें वापस कर देती हूँ। राधिका अंगूठी लेकर राजकुमार के पीछे भागती है। आगे जाकर वो देखती है राजकुमार अंश राधिका की ही सौतेली बहन शिवानी से मिल रहे होते हैं। क्या हुआ राजकुमार, आपने उस बेवकूफ राधिका से क्या कहा? कुछ नहीं, भाई अपना रोज का रोना रो रही थी। खैर, तुम तो जानती ही हो शिवानी कि हम उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हाँ, वो अघोरी बाबा गुफा में हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजमहल से पहले हमें काली शक्तियां चाहिए, तभी हम राजमहल और चांद की दुनिया दोनों पर राज कर पाएंगे। अरे उन्होंने ही तो हमें ये जादू का जल दिया है। बिल्कुल शिवानी, और राधिका ही तो उस चांद की दुनिया पर राज करने की चाबी है। अघोरी ने कहा था कि अमावस के दिन मुझे राधिका से विवाह का नाटक करके उसकी बलि चढ़ानी होगी, जिससे चांद की सारी शक्तियां हमारी हो जाए। हाँ, बेचारी राधिका, उसे लग रहा है कि तुम उससे प्रेम करते हो, पर वो तो सिर्फ तुम्हारे काम आ रही है। इसका मतलब इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। राधिका भागते हुए रास्ते में दीपक से टकराती है। राधिका, तू इस तरह से रो क्यों रही है? क्या हुआ है? चल पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बता बहन। राधिका रोते रोते दीपक को राजकुमार और शिवानी की सारी सच्चाई बताती है। दूसरी तरफ राजकुमार और शिवानी उसे भागते हुए देख लेते हैं। लगता है राधिका ने सब सुन लिया। अगर उसने सबको बता दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। चलो। तभी वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ वो दोनों की बातें सुन लेते हैं। नहीं राजकुमार, अब क्या होगा? इसने तो भैया को सब बता दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा हमें। अब ये कहकर दोनों उसके पास जाते हैं। भैया, इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरी सगी बहन और मेरा प्रेमी दोनों के दोनों गद्दार निकले। शिवानी, तू तो हमारी बहन थी ना, तूने राधिका के साथ ऐसा क्यों किया? भैया, आपने हमेशा इसी से प्यार किया है, मुझे कभी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शिवानी और राजकुमार राधिका पर वो जादू का जल डाल देते हैं, जिससे राधिका तड़पने लगती है और अचानक आसमान में खींचकर चांद की दुनिया में कैद होती है। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम सबसे बदला लूंगी। नहीं राधिका, ये तूने क्या किया? तुम कैसी बहन हो शिवानी? तभी वहाँ गरिमा आती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी
शिवानी सारी बात गरिमा को बताते हुए कहती है। माँ, अब हम इस राज्य को तो नहीं पा सके, पर चांद की दुनिया पर तो राज जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लीजिए, इस जादुई जल को समय समय पर डालते रहिएगा इसी नदी में, और इस दीपक पर भी डाल दीजिए। तभी अचानक उसकी माँ दीपक पर वही जादुई जल डालती है। दीपक बेचारा बेहोश हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। देखते ही देखते वो दोनों भी चांद की दुनिया में चले जाते हैं। तभी दीपक को होश आता है। माँ, मैं यहाँ कैसे? अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी बहन राधिका को नदी में धक्का देते हुए? ना जाने कहाँ बहकर चली गई वो। और फिर वो झूठी सच्ची कहानी कहकर दीपक को जिम्मेदार ठहराकर उसे हमेशा डरा के रखती थी। दीपक फूट फूट कर रो रहा था। मेरी बहन इतने साल से यहाँ तड़प रही थी और मैं उसे मरा समझता रहा। शिवानी, राजकुमार अंश, आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वहाँ जंजीरों में जकड़ी राधिका की रूह दिखाई देती है। राधिका, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, लेकिन अब मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। नहीं भैया, यहाँ राजकुमार और शिवानी की हुकूमत चलती है। आपने आग जलाकर उन्हें खबर कर दी है। जो भी यहाँ आता है उसका अंत बुरा होता है। हर श्राप का काट होता है राधिका, और इसका भी होगा। तो तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा कर ही दम लूंगा। भैया, मेरी रूह को आजाद कराने के लिए आपको बलिदान देना होगा। मैं तैयार हूँ राधिका, मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी वहाँ राजकुमार अंश और शिवानी आते हैं। भैया, आप यहाँ आ तो गए, पर अब वापस नहीं जा पाएंगे। मैं आपको खत्म कर दूंगी। भैया, भैया उस जादुई पत्थर के पास जाओ, वही बचा सकता है। शिवानी अपनी शक्ति से दीपक पर वार करती है और दीपक तेजी से जादुई पत्थर के पीछे जाता है, जिससे शिवानी की काली शक्ति उसी पर पलट जाती है और वो गायब हो जाती है। नहीं शिवानी, नहीं, अब मैं क्या करूंगा? अगर मैंने कुछ किया तो मेरा हाल भी ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, कुछ करना होगा। तभी राजकुमार अंश चालाकी से राधिका की रूह को आजाद करते हैं ताकि बदले में उनकी जान बच जाए। राधिका आजाद होते ही अपनी असली रूप में आती है। राधिका, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं शिवानी के बहकावे में आ गया था, लेकिन देखो, मैंने ही तुम्हारी रूह को आजाद कर दिया। राधिका, इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। दीपक, तुम राधिका को मेरे खिलाफ कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही राजकुमार अंश दीपक पर अपना जादू करते हैं, वैसे ही वो जादुई पत्थर उनके सामने आ जाता है और राजकुमार अंश राख में बदल जाते हैं। उनके गायब होते ही पत्थर के बदले अचानक एक कमजोर सुंदर युवक जमीन पर गिरता है। अरे, तुम तो पत्थर थे, तुम इंसान कैसे बन गए? मैं इस चांद की दुनिया का शहजादा हूँ। शिवानी ने छल से मेरा चांद राज्य पाने के लिए उसने यहाँ एक इंसानी राधिका की रूह को यहाँ कैद किया और बदले में मुझे भी पत्थर बना दिया था। और राधिका की रूह के आजाद होते ही मैं भी आजाद हो गया। पर तुम कांप क्यों रहे हो? क्योंकि मेरा सारा जादू उन दोनों को खत्म करने में लग गया है और मैं एक आम इंसान बन चुका हूँ। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो मर जाऊंगा। नहीं, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपको अपनी दुनिया में ले चलेंगे। तभी चंद्र ग्रहण खत्म होने लगता है और चांद का द्वार खुलता है। धरती का रास्ता साफ दिखाई देता है। चलो, धरती लोक आ गया। अब हम हमेशा से इस चांद की दुनिया को अलविदा कहते हैं। हाँ भैया, लेकिन युवराज ने मेरी वजह से अपनी शक्तियां खोई है। मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ।
ताकि धरती पर इनका ख्याल रख सकूं और इनके साथ हमेशा रह सकूं। तभी दीपक खुशी खुशी राधिका और युवराज को लेकर गांव लौट आता है। सच सामने आने पर गांव वाले उनका भव्य स्वागत करते हैं और धूमधाम से उनका विवाह संपन्न होता है। इसके बाद वे सब सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।